आज का हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हिंदी में कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है क्या? तो इलेक्ट्रॉन को सजाना, ठीक है ना। यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर क्या होता है? सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि द इलेक्ट्रॉन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, व्यवस्था, कहाँ? अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। न्यूक्लियस के चारों ओर तो क्या सब होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसके अंदर होता है? सबसेल के अंदर। सबसेल किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर अराउंड द न्यूक्लियस मतलब नाभिक के चारों ओर किस में रह सकता है? तो देखिए कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, ठीक है ना। इन एन एटम, इन एन एटम, एक परमाणु में, एक परमाणु में, एक परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इज कॉल्ड, कहलाती है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। अब वही न्यूक्लियस के चारों ओर का जो है वह क्षेत्र है क्या? तो उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। सबसेल, ऑर्बिटल सबसेल के अंदर, सबसेल सेल के अंदर। यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉन, चाहे सबसेल में इलेक्ट्रॉन, चाहे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एक एटम के अंदर हम सेल वाइज भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सबसेल वाइज भी लिखते हैं और ऑर्बिटल वाइज भी लिखते हैं। तो इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला अफबाउ रूल्स, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ सिद्धांत। इसके बाद से हुंड्स रूल, हुंड्स रूल। इसके बाद से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, ये हुंड का नियम और ये अफबाउ सिद्धांत। ये सब जो है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यह ज़रूरी चीज़ें हैं जो मेन रूप से इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम अफबाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ सिद्धांत इसको कहते हैं हिंदी में, अफबाउ सिद्धांत। राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इलेक्ट्रॉन इंटर्स, इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है इन दैट सबसेल, इन दैट सबसेल फर्स्ट, उस उपकक्षा में पहले, हुज एनर्जी लेवल, हुज एनर्जी इज लोअर, जिसका एनर्जी जो है, जिस सबसेल का एनर्जी लोअर होता है, कम होता है, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता है। तो फिर से ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इलेक्ट्रॉन इंटर्स, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, करता है इन दैट सबसेल फर्स्ट, उस उपकक्षा में, उस उपकक्षा में, फर्स्ट मतलब पहले, यानी उस उपकक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करता है। हुज एनर्जी इज लोअर, जिसका, जिसका ऊर्जा, यानी जिसकी ऊर्जा कम होती है, जिसकी ऊर्जा कम होती है, जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, यही सिद्धांत नोन एज जानी जाती है। कौन सा सिद्धांत? अफबाउ प्रिंसिपल के नाम से, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल के नाम से, यही सिद्धांत अफबाउ प्रिंसिपल के नाम से जानी जाती है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि किस सबसेल का एनर्जी जो है वो कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, यानी कि एनर्जी ऑफ सबसेल हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसके लिए दो रूल है, एक है N+L रूल और दूसरा है N रूल। तो पहले हम N+L रूल की बात करते हैं।
अब है देखिए एनर्जी ऑफ सब सेल, एनर्जी ऑफ सब सेल की एनर्जी इज गिवन दिया जाता है बाय 2 रूल्स, 2 रूल्स के द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट में क्या है n+l रूल और सेकंड में क्या है n रूल, यानी n+l रूल के द्वारा और दूसरा है n रूल के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं n+l रूल है क्या। तो द सब सेल वह उपकक्षा हुज जिसकी n+l वैल्यू इज लोअर, वह कक्षा जिसकी n+l वैल्यू लोअर होती कम होती है। द एनर्जी ऑफ दैट सब सेल इज ऑल्सो लोअर। देखिए द सब सेल हुज n+l वैल्यू, जिसका n+l वैल्यू जो है ना क्या होता है कम होता है। द एनर्जी ऑफ दैट सब सेल, उस सब सेल की एनर्जी जो होती है इज ऑल्सो लोअर, उसका एनर्जी भी लोअर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है। अगर हम इस सब की बात करते हैं तब देखते हैं। तो देखिए n+l की हम बात करें, n+l, तो इसमें n बराबर कितना 1, जो बगल में होता है ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू, वही क्या है प्रिंसिपल क्वांटम में n का मतलब काम करेगा जो 1 है, और s सब सेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है। तो n+l कितना हो जाएगा 1 + 0 यानी कि 1 हो गया। इसके लिए हम देखें तो n बराबर 2 हो जाएगा। s है यहाँ पर, तो s किसी के साथ भी हो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है 0 होता है। तो n+l बराबर कितना 2 + 0 यानी कि 2। अगर हम इसके लिए देखें तो n = 2 है यहाँ पर, और p के लिए, p सब सेल के लिए l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है 1। तो n+l बराबर कितना 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके लिए हम बात करें तो देखिए n = कितना है 3 है, l बराबर s है यहाँ पर, s सब सेल है, s सब सेल के लिए l बराबर 0। तो n+l बराबर कितना 3 + 0 जो कितना हो जाएगा 3। अब इसके बाद से n बराबर यहाँ पर 3, l बराबर यहाँ पर 1, तो n+l बराबर 3 + 1 = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह n+l वैल्यू। अब इसमें क्या है कि n+l वैल्यू जिसका कम होगा उसका एनर्जी भी कम होगा। तो एक चीज़ देख लीजिए कि एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे कम है n+l वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा एनर्जी ऑर्डर की 1s का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद से 2 वाला क्या है 2s है, उससे ज़्यादा 3 वाला, तो देख सकते हैं 3 वाला, अब दो गो है 3 वाला, ठीक है ना। तो 2s से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा 3 वाला। अब उसमें भी जो है ना हम पहले लिख देते हैं कि 2p, उसके बाद से 3s, सबसे ज़्यादा क्या है 4 का, तो यह 4s किसका है 3p का है। अब यहाँ पर क्या है ये दोनों सेम है, ऐसा ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो हमने एनर्जी ऑर्डर तो लिख दिया, जहाँ पर सबसे कम था उसमें ठीक है, जहाँ पर ये भी उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो ये लिखा गया। लेकिन मामला यहाँ पर आकर के अटक जा रहा है, जहाँ पर क्या है कि दोनों का n+l वैल्यू सेम है। तब यहाँ पर एक रूल काम करता है जिसको कहते हैं n रूल। जहाँ पर n+l वैल्यू सेम हो जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं n वैल्यू जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो देखिए तो n+l वैल्यू तो दोनों का सेम है, यहाँ पर तो सेम है, तो n वैल्यू किसका कम है, इसका n वैल्यू 2 है तो कम है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम है। तो इसलिए देखिए 3s और 2p दोनों का n+l वैल्यू बराबर था। इस स्थिति में यहाँ से जाँच नहीं हो पाएगा, जाँच कहाँ से होगा n से, तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम। तो 2p और 3s में 2p की एनर्जी कम, 3s की ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर एक रूल जो है ना काम करता है, कौन सा n रूल काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं n रूल। n रूल क्या है तो हम लिखेंगे कि when n+l वैल्यू ऑफ सब सेल का जब n+l वैल्यू बिकम्स सेम, एक जैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है, देन एनर्जी ऑफ सब सेल इज गिवन दिया जाता है बाय n वैल्यू द्वारा, दैट इज हुज n वैल्यू इज लोअर, जिसका n वैल्यू कम होता है, एनर्जी ऑफ दैट सब सेल उस सब सेल की एनर्जी इज ऑल्सो लोअर, उस सब सेल की एनर्जी भी कम होती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जब n+l वैल्यू सेम हो जाए उस समय सब सेल की एनर्जी किसके द्वारा दी जाती है n रूल के द्वारा। जैसे 2p और 3s में क्या है n+l वैल्यू तो सेम है, तो वहाँ पर जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम, तो 2p और 3s में किसकी एनर्जी कम 2p की एनर्जी कम है।
अब जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ सब सेल्स है 2p 3s 3d 4s 4p। अब n+l रूल और n रूल दोनों को मिला करके हमें यहाँ पर देखना है कि इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो 2p के लिए देखो तुम यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना 2 और l का वैल्यू कितना, तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। तो n+l वैल्यू हम देखें इसका तो कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कितना 3 हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो n बराबर 3, l बराबर कितना, s सब सेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो n+l बराबर कितना 3 + 0 यानी 3 हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है, l का वैल्यू तो d सब सेल के लिए l का वैल्यू 2 होता है, तो इसलिए n+l वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2 = कितना 5। इसके बाद से n = यहाँ पर कितना 4 है और s सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो n+l बराबर कितना हो जाएगा 4 + 0 = 4। और यहाँ पर 4p के लिए देखें तो n = कितना 4, तो p सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना 1, तो n+l = कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5 हो जाएगा। अब क्या है तो एनर्जी ऑर्डर की हम बात करते हैं। सबसेल का जो एनर्जी ऑर्डर है तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले n+l वैल्यू से चलते हैं। n+l वैल्यू जिसका कम होगा, सबसे कम होगा, उसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो इस समय क्या है 3 है 4 है 5 है, तो 3 सबसे कम है, तो इसलिए 3 सबसे कम है तो 3 भी 2 जगह है, ठीक है 3 2 जगह है, यानी n+l वैल्यू यहाँ पर साइलेंट हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, जिसका n कम है छोटा है उसका एनर्जी कम होगा। तो n का वैल्यू किसके लिए छोटा है 2p के लिए, तो इसलिए 2p का एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका 3s का। अब इसके बाद से चलते हैं 4 वाला में, तो 4 वाला कहाँ है यहाँ पर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 वाला 4s है। अब इसके बाद से 5 वाला 2 वैल्यू है, तो जब n+l वैल्यू सेम हो गया तो n वैल्यू को देखते हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 है और n का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 3 कम हो गया। 3 जो है ना कम वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, तो इसलिए 3d का एनर्जी कम होगा किसके तुलना में 4p के तुलना में। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर एनर्जी लेवल को देखा, और इसी अफवाह प्रिंसिपल का यूज करके आखिर ये n+l रूल चाहे n रूल से हम क्या जानते हैं किसका एनर्जी कम होगा किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें लोअर एनर्जी वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन को पहले भरना है। इसलिए अफवाह प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम देखें, अफवाह प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन को सजाना है हमें तो कैसे कैसे, ठीक है ना, सजाना है। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर हम एक ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, यहाँ पर 1s, यहाँ 2s, यहाँ 2p, यहाँ 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s और 7p ऐसे लिखा गया। अब देखिए 1s ये सब सबसेल है, जितना भी 1s 2s 2p। d जो है ना कहाँ से शुरू होता है, d होता है 3d से शुरू होता है, लेकिन 3d कहाँ पर होगा तो ख्याल रखना है। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवन्थ लाइन। तो इसमें देखिए कि d कहाँ से शुरुआत होगा तो 3d से, लेकिन वो लिखाएगा कहाँ पर 4 वाला लाइन में, यानी इसके गोद में, यानी 4s वाला के गोद में। उसके बाद 3d के नीचे 4d, 4d के नीचे 5d, 5d के नीचे 6d, इतना लिख दिए। तो याद रखना है कि d कहाँ से शुरुआत होता है 3d से, 3d कहाँ लिखाएगा अपने से एक ज़्यादा, यानी अपने से बड़े वाला के गोद में बैठेगा। अब f दो ही को इसमें यूज होता है, एक 4f एक 5f, तो 4f और 5f तो दो ही है, तो यहाँ से देखिए 4f यहाँ पर लिखाएगा, 5f यहाँ पर लिखाएगा, इतना ही। अब इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अगर भरना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरेगा, तो इलेक्ट्रॉन भरेगा सबसे पहले 1s में, 1s भर जाए तो 2s में, 2s भर जाए तो 2p में, 2p भर जाए तो 3s में, 3s भर जाए तो 3p में, 3p भर जाए तो 4s में, 4s भर जाए तो 3d में, 3d भर जाए तो 4p में, 4p भर जाए, 4p सबसेल का जन उसमें जन इलेक्ट्रॉन भर जाए तो उसके बाद 4d में, 4d भर जाए तो 5p में, 5p भर जाए तो 6s में, उसके बाद से 4f में, 5d में, उसके बाद से 6p में, इसके बाद से 7s में, उसके बाद 5f में, उसके बाद से 6d में, उसके बाद से 7p में। इस तरह से क्या पता चला, इसकी एनर्जी सबसे कम और इसकी एनर्जी 7p की एनर्जी सबसे ज़्यादा, इतना में। तो यह एनर्जी के हिसाब से सजाया गया, जिसको अफवाह प्रिंसिपल कहते हैं। अब भरने का मतलब क्या, 1s के भरने का मतलब क्या, 1 इसके बाद से 2s 2p के भरने का मतलब क्या, तो देखिए s है सब सेल, s क्या है सब सेल्स है, यह है सब सेल्स, एस है सब सेल, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो एस के भरने का मतलब क्या, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, 2 से ज़्यादा होगा तो फिर पी में आ जाएगा, पी से भी ज़्यादा होगा तो डी में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं कि किस सब सेल में कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब यहाँ पर एक टर्म आया अफवाह, अफवाह कोई साइंटिस्ट नहीं थे, अफवाह का मतलब होता है बिल्ड अप, टू बिल्ड,
टू बिल्ड अप यानी निर्माण। तो यहाँ पर हम भी क्या करें, निर्माण ही तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को सजा रहे हैं। तो कैसे सजा रहे हैं, तो 1s में भर गया तो उसके बाद 2s में भर गया तो 2p में, इस तरह से सजा रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, इसलिए इसको अफवाह प्रिंसिपल कहते हैं। अफवाह प्रिंसिपल के आधार पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो अफवाह प्रिंसिपल के आधार पर जो है वह लिखाता है सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाता है अफवाह प्रिंसिपल के आधार पर, यानी कि जिसमें 1s 2s 2p ये सब वाला है। अब जैसे हम चलते पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो पहले किस में भरता है, 1s में। तो 1s की एनर्जी जो है ना सबसे कम है, तो इसलिए 1s में भरेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर में लिखाएगा यहाँ पर, तो 1s1। उसके बाद हीलियम है, इसकी परमाणु संख्या, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर। सबसे पहले 1s में भरते हैं, ऐसे करके जन हम लोगों ने देखा यहाँ पर ना कि 1s, उसके बाद से 2s 2p, फिर इसके बाद से 3s 3p, उसके बाद से 4s, यहाँ पर 4p, यहाँ पर बीच में 3d, इस तरह से 5s 4d 5p, इस तरह से देखा हमने। यहाँ पर फिर 6s की बात करेंगे, 5d 6p, इस तरह से हमने जो देखा है। तो पहले कहाँ पर भरते हैं, 1s में, तो 1s जब भर जाए तब उसके बाद से 2s में चलेंगे। तो हीलियम में इतना है। अब लिथियम की बात करते हैं, 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, सबसे पहले 1s में भराएगा, तो 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और भी बच रहा है, तो 1s भर गया, तब किस में जाएगा, 2s में। तो 2s कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 3 को भरना है, 2 भरा गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब बेरिलियम की बात करते हैं, ये 4 है, तो 1s में पहले भरेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, उसके बाद से बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन अगला सब सेल में, तो 2s2 हो गया। अब है बोरॉन, बोरॉन का 5 होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितना, तो क्या हो जाएगा, 1s में पहले भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि s है यहाँ पर, s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है, तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भरा गया, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, तो 1s के बाद 2s, और 2s के बाद से किस में, 2p, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1, इसमें भर देंगे, तो ये लिखाएगा 1s2 2s2 2p1। इसके बाद कार्बन का 6, तो देखिए 1s2 2s2 2p2 हो गया। इसके बाद से नाइट्रोजन का 7, तो 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7। ऑक्सीजन का 8, तो 1s2 2s2 2p4। इसके बाद से फ्लोरीन का 9, 1s2 2s2 2p5। इसके बाद से नियोन का 10, 1s2 2s2 2p6। p कहाँ से कहाँ तक भराएगा, 1 से लेकर के 6 तक, क्योंकि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद से हम सोडियम की बात करते हैं, 11। देखिए 1s2 2s2 2p6 भरा गया, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो 2p तो भर गया ना, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जब 2p भर गया तो 2p के बाद से उसके नीचे क्या आएगा, 3s, यहाँ पे देखिए 3s आएगा, तो इसलिए 3s कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 2 4 6 10 1 11, 3s 1 में, मतलब 3s में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद से मैग्नीशियम की बात करते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके बाद से हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। s में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो बचा हुआ उससे आगे भरेंगे, तो 3s के बाद से क्या आएगा, 3p आएगा यहाँ पर, तो 3p कितना इलेक्ट्रॉन भरा गया, 2 2 4 6 10 12 1 13, इस तरह से भरा गया। अब हम देखते हैं आगे सिलिकॉन का 14 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। उसके बाद से फास्फोरस है 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, क्योंकि p में अब चला गया है तो p में 1 से लेकर के 6 तक भराएगा, तो देख लीजिए ना, 2 2 4 6 10 2 12 3 15 इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फर का 16 है, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, इसके बाद 3p4, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 4 16। इसके बाद क्लोरीन 17, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इस तरह से भरा गया। तो ये सब कैसे लिखा रहा है, सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो अफवाह प्रिंसिपल के हिसाब से लिखाता है। अब है आर्गन, 18 होता है इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भरा गया, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। इसके बाद पोटेशियम होता है 19, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 भरा गया। अब 3p में, चूँकि p में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ तक तो भरा गया। 3p के बाद से क्या होता है, 3p के बाद से होता है 4s,
देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, यहाँ पर बीच में 3d होता है, यहाँ पर 5s, यहाँ पर 5p और यहाँ पर 4d होता है। तो इस हिसाब से देखिए तो यहाँ पर क्या 3p तो भर गया, 3p यहाँ पर भर गया, उसके नीचे क्या आएगा 4s, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 4s। तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s1 हो जाएगा या 4s1। अब है कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में कितना, तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। अब उसके बाद से है स्कैंडियम 21 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। s किसी का भी हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4s के बाद से कहाँ पर जाएगा 3d में, तो इसलिए 3d कितना, तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 1 21। यहाँ पर इसके बाद से है टाइटेनियम 22। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 22 हो गया। इसके बाद वैनेडियम होता है 23। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ठीक है। इसके बाद से क्रोमियम होता है, क्रोमियम 24। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 4 24। लेकिन यह अनस्टेबल होता है, तो इसका सही रूप क्या होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d है ना, तो 3d4 नहीं होगा, 3d4 के जगह पर 3d5 हो जाएगा, और 4s2 के जगह पर 4s1 हो जाएगा। क्यों, तो d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 का आधा कितना 5, तो हाफ फील्ड हो गया। यहाँ पर 4s2 रहे, यानी s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड इसको कहते हैं, पूरा भरा हुआ, तो पर भी उतने स्टेबल होगा। और अगर 2 का आधा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहे तो पर भी उतने ही स्टेबल होगा, यानी चाहे फुल फील्ड रहे 4s चाहे हाफ फील्ड रहे 4s, उतना ही स्टेबल होगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो d4 से ये d5 हो जाएगा, यानी यह भी हाफ फील्ड यह भी हाफ फील्ड, तो इसके तुलना में इसका जो है क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना स्टेबल है और यही एक्सेप्टेबल है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यह एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्रोमियम के बाद से मैंगनीज 25। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद से 3d5। देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 5 25। इसके बाद से आयरन है 26। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। इसके बाद से हम बात करते हैं कोबाल्ट का 27 का। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। इसके बाद से निकेल की हम बात करते हैं 28 का। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब है क्रोमियम, ये कॉपर है यह 29। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन फिर से यहाँ पर यही चीज़ देखिए, एक d4 वाला में यहाँ पर और एक यहाँ पर d9 वाला में, यह भी अनस्टेबल होता है। इसके तुलना में स्टेबल कौन होता है, तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। तो ये 9 है, तो 9 से ये 10 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा 4s से, 4s में 2 था तो ये 4s1 हो जाएगा, ये 9 से 10 हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। यही एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का, तो यह भी एक्सेप्शनल हो गया। तो यहाँ पर अभी तक क्या सब देखे, 24 और 29 वाला एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। d4 के बदले d5 होगा, 4s2 के बदले 4s1 होगा, यह भी हाफ फील्ड यह भी हाफ फील्ड, मोर स्टेबल। यहाँ पर देखिए यह हाफ फील्ड हो गया और यह फुल फील्ड हो गया, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसलिए d सबसे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, तो यह हाफ फील्ड यह फुल फील्ड, तो इसके तुलना में यह ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यही एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके बाद से जिंक 30 की हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, इतना हो गया। तो अभी तक हमने 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इसी तरह से 118 एलिमेंट है हमारे पास, 118 एलिमेंट का लिखा जा सकता है अबाव प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बीच में कुछ एक्सेप्शंस हैं, 1 से 30 तक में 2 एक्सेप्शन मिले, क्रोमियम का दूसरा कॉपर का।